दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे स्वीट कॉर्न उत्पादन की वैज्ञानिक विधि पर। जब हमारी फसल घुटनों तक की हो जाती है जी तब हम पहला जो है टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं इसकी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे स्वीट कॉर्न उत्पादन की वैज्ञानिक विधि पर। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्वीट कॉर्न एक विशेष प्रकार की मक्का है जो कि अधिक मीठी होती है, इसीलिए इसे स्वीट कॉर्न यानी मीठी मक्का कहते हैं। इस मक्का को दूधिया अवस्था में ही तोड़कर काम लिया जाता है। इसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है और साथ ही इसकी फसल कम समय में तैयार हो जाती है, अतः इससे कम समय में ही अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और दोस्तों इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण डिब्बाबंदी करके भी इसे निर्यात किया जाता है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी खेती अधिक लाभकारी होती है और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अवधेश चंद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुक्ला जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीठी मक्का में इतनी विशेषता है, ये हमारे पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लाभकारी होती है और ये बहुत सुपाच्य भी है। तो शुक्ला जी, मैं जानना चाहूँगी कि इसकी खेती करने के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होती है? ये जो मीठी मक्का जिसे कहते हैं, जी स्वीट कॉर्न कहते हैं, इसके लिए बलुअर दोमट में भी हम बहुत ही अच्छी ज़मीन मानते हैं जी और दोमट भी अगर इसके है तो उसके वो भी बहुत अच्छी है। जी केवल जल निकास का प्रबंध होना आवश्यक है। आवश्यक है, हाँ, बिल्कुल। अच्छा जल निकास होना चाहिए और साथ ही साथ मृदा परीक्षण कराने के बाद ये अवश्य देख लेना चाहिए कि मिट्टी हमारी लवणीय अथवा क्षारीय तो नहीं है। बिल्कुल अगर मिट्टी हमारी लवणीय क्षारीय है तो उसमें हम मक्का नहीं उगा सकते। जी बिल्कुल। तो शुक्ला जी, मुझे इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि इसकी भूमि तो हमने जान ली कि कौन सी भूमि की आवश्यकता होती है, और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि इसी भूमि की तैयारी कैसे की जाती है? जिस मिट्टी का हमने सिलेक्शन कर लिया, चुनाव कर लिया, जी उसके बाद अब हमको सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी। जी अब गहरी जुताई करने के बाद हम ये देख लें कि हमारे में पर्याप्त नमी है कि नहीं, क्योंकि जायद में जब हम स्वीट कॉर्न को बोएंगे तो टेम्परेचर तो अब बढ़ता ही चला जाएगा, तो नमी बहुत जल्दी खत्म होगी। जी तो ऐसी अवस्था में यदि हम देखते हैं कि बुवाई के टाइम तक जब हम पूरी जुताई करेंगे, मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे, फिर देसी हल से करेंगे, जी और अगर हमारी नमी कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में हमको पहले से ये देखना है कि हम एक हल्की सिंचाई करके जी और जब ओट आ जाए तब हम मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करें कर देंगे। और उसके बाद जी इसमें जो है 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल मिलाएंगे। दें। जी अच्छी तरीके से खेत में छिड़क दें खाद और उसके बाद मिला दें उसको। मिलाने के बाद पाटा लगाएं। अब उसके बाद देसी हल से 2-3 जुताइयाँ करें जी और हर जुताई के बाद पाटा लगाएं। जी अब अगर देसी हल नहीं है तो आप कल्टीवेटर से भी जुताई कर सकते हैं और कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद भी आवश्यक है कि हर कल्टीवेटर की जुताई के बाद पाटा लगाने। बिल्कुल। तो इस तरीके से पाटा लगा करके हमारा खेत समतल हो जाना चाहिए और भुरभुरा हो जाना चाहिए, तो हम ये मान लेंगे कि अब हमारा खेत तैयार हो गया। तैयार हो गया। जी, तो शुक्ला जी मुझे इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि मक्का जो इतनी मीठी होती है ये खाने में, मुझे लगता है कि सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो इसकी कोई एक स्पेशल वैरायटी होती है या फिर और भी कई सारी इसकी प्रजातियां होती हैं? देखिए, मक्का 3 तरीके की होती है। जी एक तो जिसे कहते हैं मक्का, जी जिसकी रोटी खाते हैं, जी और ये मक्का जो है ये पूर्णतया पक नहीं पाती। उससे पहले जैसे ही दाना पड़ने को दूध पड़ता है और जरा दूध पड़ के पक पाता है, वैसे इसके भुट्टे तोड़ लिए तोड़ जाते हैं लिए जाते हैं। जी और तोड़ने के बाद इसको खाते हैं तो ये बहुत मीठी होती है। जी और एक बेबी कॉर्न होती है। जी तो अलग अलग इसके लिए अलग अलग प्रजातियां हैं। प्रजातियां हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब हम जब स्वीट कॉर्न की बात कर रहे हैं तो स्वीट कॉर्न, और वो भी
खरीफ में भी बोई जाती है, रबी में भी बोई जाती है, और हम जायद में भी बोएंगे। अब इस समय हमारा जायद की फसल बोई जा रही है। तो ये देखते हुए कि कौन सी वैरायटी जायद में हमारे लिए अनुकूल होगी, उस आधार पर जो है हमें चुनाव करना चाहिए। तो जायद के लिए जो है हमारी सबसे बढ़िया जो प्रजाति है वो है माधुरी स्वीट कॉर्न। अच्छा। और ये माधुरी स्वीट कॉर्न के जो भुट्टे हैं ये बहुत जल्दी तैयार होते हैं और 50 से 60 दिन के अंतर पर ये तोड़ लिए जाते हैं। और इनका जो दाने का जो रंग होता है वो पीला होता है जी। तो इस तरीके से ये सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ प्रजाति जो है वो हमारे उसके लिए है। उसके बाद दूसरी प्रिया आती है प्रिया स्वीट कॉर्न जी। प्रिया स्वीट कॉर्न माधुरी से देर में जो है हमारी तैयार हो पाती है जी। और उसके बाद एक हमारी है अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न और उसके बाद है ऑरेंज स्वीट कॉर्न जी। तो इनका अलग अलग टाइम है। जैसे और वैरायटी हैं इनमें जो इसका जो जीवा निकलता है, फूल निकलता है, वो 80 से 85 दिन पे निकलता है जी। और ये पकती है जाकर के बाद में 120 से 125 दिन में। अच्छा। लेकिन हमें पकाना नहीं है, हमको तो पहले से ही तोड़ लेना है, क्योंकि हमको स्वीट कॉर्न का पकाने का कोई औचित्य नहीं है जी। तो इस तरीके से हमारी प्रजाति जो है इनका चुनाव करना चाहिए कि स्वीट कॉर्न के लिए अगर हम जायद में करते हैं तो बेस्ट सबसे बढ़िया जो है वो माधुरी स्वीट कॉर्न है जी। बिल्कुल अवधेश चंद शुक्ला जी, मैं इसी के साथ आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसकी जब हम बुआई करते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ होती है वो बीज होती है। बीज होगी तभी उसकी बुआई कर पाएंगे। तो इसमें बीज की कितनी दर होती है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम कितने बीज की हमें आवश्यकता होती है? देखिए, मक्का से जो मीठी वाली मक्का है ये हल्की होती है वजन में जी। बिल्कुल। और इसलिए इसका जो बीज है वो 10 किलो से लेकर के 12 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको आवश्यकता पड़ती है जी। बिल्कुल शुक्ला जी, जब भी हम मीठी मक्का की बात करते हैं तो मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है और मुझे बिल्कुल यकीन है कि मेरे दोस्तों के मुंह में भी पानी आने लग गया होगा। तो आप जाइए मार्केट से मीठी मक्का लेके आइए और उसे हल्का सा उबाल के खाइए। तब तक हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मक्का की खेती पर जानेंगे विस्तार से शुक्ला जी से और भी विशेष बातें। एक छोटा सा ब्रेक। साथ ही मुझे ये बताइए, आपकी स्वीट कॉर्न की बुआई हम किस विधि से कर सकते हैं? देखिए, बुआई करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम देसी हल से कूण में करते हैं जी। अब जब हम कूण बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइन से लाइन की दूरी जी। हमारी जो है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे स्वीट कॉर्न की वैज्ञानिक खेती पर। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश चंद शुक्ला जी। शुक्ला जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में, तो इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती जब की जाती है तो उसमें बीजों का उपचार भी कुछ ऐसी कोई विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है, या फिर कोई ऐसा तरीका होता है जिससे हम बीज उपचार कर सकते हैं इसका? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। देखिए, खेती की वैज्ञानिक रूप से करने के लिए जी बीज उपचार परम आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि बीज उपचार अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे जो बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं जी बिल्कुल वो आगे चल के जैसे ही फसल बढ़ती है और वो रोग जो है अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। तो जो बीज के द्वारा उठने वाले रोग जो हैं, जो बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उनसे बचने के लिए बीज उपचार करना परम आवश्यक है जी। और उसके लिए हमको रसायन है थीरम, कैप्टान, वावस्टीन या कार्बेंडाजिम जी। तो अगर हम थीरम लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, कैप्टान लेते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और वावस्टीन या कार्बेंडाजिम लेते हैं तो हम 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज से दर से जो है हम इसको उपचारित करते हैं। उपचारित करने के लिए हमें करना क्या है कि हमने बीज ले लिया, जितना बीज हमको लेना है, मान लिया हमें 1 हेक्टेयर के लिए लेना है, हमने 10-12 किलो लिया है तो 10 किलो के लिए फिर उसी हिसाब से हमें दवा भी, जब 1 किलो के लिए 2 ग्राम है तो 10 किलो के लिए 20 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से उसी अनुपात में हमने दवा ले ली। बीज को हमने कहीं अच्छे साफ सुथरी फर्श पर जो है रखा, हल्का सा उसको
स्प्रे कर दिया, जैसे बालों को सेट करने के लिए स्प्रे करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा पानी उस पर डाल दिया, हल्की सी नमी आ गई, और नमी आने के बाद फिर जो है उस पर हम धीरे धीरे दवा डालते रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं, और इस तरीके से वो सारी दवा जो है वो बीज में लग जाती है। जी। तो हम इस तरीके से अगर उपचारित करके बोएंगे तो हमारे जितने भी फफूंदी और विषाणु रोग हैं, इनसे हमारी लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। जी। शुक्ला जी, जैसे आपने मुझे बताया कि ये रबी की फसल भी है, जायद की भी है और खरीफ की फसल है, तो इसका हर एक मौसम के हिसाब से इसकी एक समय होता होगा कि समय सारणी होती होगी कि किस हिसाब से इसे बोया जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसकी बुआई का एक पर्याप्त समय क्या है? देखिए, खरीफ, रबी और जायद, जी। मैंने पहले बता दिया कि तीनों मौसम में ये बोई जाती है। अब जैसे रबी है तो हम कहते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप जो है इसको बो लीजिए। लेकिन जब जायद की बात आती है तो जायद में हम कहते हैं कि इसको फरवरी से लेकर के मार्च तक आप बो सकते हैं। जी। और यही इसका जो है, वैसे तो 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च इसका उत्तम समय है, लेकिन अगर हम ये माधुरी और ये जो हमने बताई हैं प्रजातियां, इन प्रजातियों को लेते हैं तो हम मार्च तक आराम से बो सकते हैं। तो अवधेश चंद शुक्ला जी, ये तो बात हो गई कि इसमें बीज उपचार कैसे किया जाए और बुआई का समय क्या होता है। साथ ही मुझे ये बताइए आपकी स्वीट कॉर्न की बुआई हम किस विधि से कर सकते हैं? देखिए, बुवाई करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम देसी हल से कूण में करते हैं। जी। अब जब हम कूण बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइन से लाइन की दूरी जी। हमारी जो है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी। अब पौधे से पौधे की दूरी जो हम रखेंगे, तो अगर हम डिबलर से बोते हैं तो हम पौधे से पौधे की दूरी उसी समय निर्धारित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अन्यथा जो 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं, तो वो दूरी निर्धारित करने के लिए जब हम खरपतवारों का निवारण करते हैं और निकाई गुड़ाई करते हैं, उसी समय हम इसकी थिनिंग कर देते हैं। जहाँ पर घने होते हैं उन पेड़ों को हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम बुवाई कर लेते हैं। बुवाई करने से पहले जो हमारा उर्वरक निर्धारित किया गया हो, जैसे कि गोबर की खाद तो हमने पहले ही भूमि की तैयारी में डाल दी थी, और हमें जब बिल्कुल अंतिम समय पर हम जब जुताई कर रहे हैं, बिल्कुल खेत तैयार हो गया है, उस समय हमें भी खाद डालनी है, उर्वरक डालने हैं। तो इसके लिए जो है हम नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, जिंक और सल्फर, इतनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 20 किलो पोटास, 20 किलो जिंक और 20 किलो सल्फर। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कभी भी फास्फेट और जिंक को एक साथ मिलाकर के नहीं बोना चाहिए। अगर आप फास्फेट और जिंक को आपस में मिलाकर के बो दिया तो ना तो आपको फास्फेट का रिस्पांस मिलेगा, ना आपको जिंक का रिस्पांस मिलेगा, बेकार जाएगा। अब जो आपका जितना मैंने मात्रा बताई है, तो नाइट्रोजन की मात्रा में से 1/4 मात्रा तो हमें खेत में जब अंतिम रूप से हम तैयार कर लिया खेत और पाटा लगाने को रह गया, उस समय हमने 1/4 नाइट्रोजन और टोटल फास्फेट, टोटल पोटास और टोटल जिंक और सल्फर। तो अब जिंक को हम रोक लेंगे, और जिंक को रोकने के बाद बाकी सब मिला करके हम पहले डाल देंगे, खेत में छिड़क दिया। उसके बाद हमने जो है पाटा लगा दिया, और पाटा लगाने के बाद में जो है हम जिंक को डालते हैं, और उसके बाद हम जो है बुवाई करते हैं। अब जो बचा हुआ 3/4 हमारा नाइट्रोजन रह जाता है, उसमें पहला तो जो है हम जब हमारी फसल घुटनों तक की हो जाती है, तब हम पहला जो है टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं इसकी, मतलब जो 3/4 है उसका आधा, और फिर उसमें से जो बचा हुआ आधा होता है वो जब जीवा निकलती है, यानी वो जो फूल सा निकलता है, उस समय हम जो है, तो इस तरीके से हमारा उर्वरकों का समाधान हो जाता है, और इस तरीके से हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। शुक्ला जी, यहाँ पे रोकना चाहूँगी आपको, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसकी खेती के बारे में और जानेंगे विस्तार से। एक छोटा सा ब्रेक। जब हम फसल लगाते हैं
तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसके साथ में खरपतवार भी आ जाते हैं, तो इनका निवारण कैसे किया जाए? देखिए, दो तरीके हैं। जी। एक तो ये है कि हमने जैसे ही बोया था हम्म, वैसे ही हमको रसायनों का प्रयोग तुरंत कर देना चाहिए। जी। और एक ये है कि अगर हमने रसायनों का प्रयोग नहीं किया है तो आगे चल करके हमको जो है वो निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे स्वीट कॉर्न की वैज्ञानिक विधि से खेती पर, और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी। आइए जानते हैं शुक्ला जी से इसकी खेती की और मुख्य बातें। शुक्ला जी, हमने ये तो जान लिया कि इसमें कौन सी भूमि की आवश्यकता होती है, कौन कौन से उर्वरक लगाए जाते हैं और बुआई किस प्रकार की जाती है। साथ ही मुझे ये बताइए कि इसमें कोई अन्य क्रियाएं भी होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है इसमें? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है। जी। मक्का में जैसे ही घुटनों तक का अगर हो जाता है जी। तो मिट्टी जरूर चढ़ा देना चाहिए। ये बहुत परम आवश्यक है। जी। मिट्टी चढ़ा देने से एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी उस समय अचानक तेज हवा चल जाए, जैसे अभी हमारा जो है वर्षा हुई है और तेज हवाएं चली हैं, तो हमारी रबी की फसल नष्ट हुई है। जी। तो ऐसे ही गर्मी के दिनों में ज़्यादातर कभी आंधी आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो एक तो हम मिट्टी चढ़ा देंगे तो हमारी जड़ मजबूत हो जाएगी, पौधा गिरने का डर नहीं रहेगा। जी। दूसरे ये बात है कि क्योंकि अब गर्म है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, जी। बिल्कुल। तो अगर हम फ्लैट में समतल खेत में अगर हम पानी लगाएंगे तो हमारे पानी की ज़्यादा खर्च होगा। जी। तो जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं तो नालियाँ बन जाती हैं, तो नाली में पानी देने में हमें बड़ी सुगमता रहती है और कम पानी लगता है। जी। तो इस तरीके से अंतःक्रियाएं करना बहुत आवश्यक है। तो शुक्ला जी, अंतःक्रिया के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि इसकी खेती में किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होती है? देखिए, अगर मौसम हमारा सामान्य रहता है जी। तो 4-5 सिंचाइयाँ हमारे इसके लिए पर्याप्त होती हैं। जी। और उसमें जो है पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन पर कर देनी चाहिए। जी। जी। दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिन पर हो जानी चाहिए। तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन पर कर देते हैं। जी। और चौथी सिंचाई जो है 110 से 115 दिन पर करते हैं। जी। और जो आखिरी सिंचाई है वो अगर आवश्यकता पड़ती है तो 120 से 125 दिन पर हम कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है हमको 120 और 125 दिन तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो स्वीट कॉर्न में जो है वो भुट्टे ही तोड़ लेते हैं। इसलिए हमको जो हमारी तीसरी सिंचाई है 75 से 80 दिन, उसके बाद से फिर हमको सिंचाई की स्वीट कॉर्न में आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल। तो सर, इसके साथ ही मुझे बताइए कि जब हम फसल लगाते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसके साथ में खरपतवार भी आ जाते हैं, तो इनका निवारण कैसे किया जाए? देखिए, दो तरीके हैं। जी। एक तो ये है कि हमने जैसे ही बोया था वैसे ही हमको रसायनों का प्रयोग तुरंत कर देना चाहिए। जी। और एक ये है कि अगर हमने रसायनों का प्रयोग नहीं किया है तो आगे चल करके हमको जो है वो निकाई गुड़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। और निकाई गुड़ाई करके जो है हम खरपतवारों को निकालते हैं। तो अगर हम प्रथम अवस्था वाली बात करते हैं तो हमको जैसे ही हमने बुवाई की, बुवाई के 24 घंटे के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं, हमको पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोल करके और जो हमने बुवाई की है उस पर हम उसी जमीन पर छिड़क देंगे। जी। तो उस तरीके से अगर हम छिड़केंगे तो हमारे खरपतवार नष्ट नहीं जमेंगे। जी। अगर हमको पेंडामेथिलीन नहीं मिलती है तो हम दूसरी एक दवा है एलाक्लोर। जी। और एलाक्लोर जो है वो 4 लीटर हम लेते हैं और 4 लीटर ये भी 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है। और इसको 1000 लीटर पानी में घोल करके, जैसे पेंडामेथिलीन को हमने बताया कि छिड़कने के लिए, वैसे ही हम इसको भी छिड़केंगे, जमीन उस पर छिड़क देंगे तो आपके खरपतवार नहीं जमेंगे। इसके अलावा एक दवा और आती है एट्राजीन। ये एट्राजीन जो है वो केवल 1.5 लीटर ही की आवश्यकता पड़ती है और ये भी 1 हेक्टर के लिए काफ़ी होती है। इसको भी जो है 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके और छिड़क देते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें
कि 36 घंटे के बाद फिर ना सोचें कि चलो देर हो गई कोई बात नहीं हम छिड़क दें। अगर हम उसको देर में छिड़केंगे तो हमारे अंकुरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, हमारा अंकुरण जो है वो कम हो जाएगा। जी। अब बात आती है कि अगर हमने रसायन नहीं इस्तेमाल किया है, जी। जब रसायन हमने इस्तेमाल नहीं किया है तो 20 से 25 दिन के जब फसल हो जाए हमारी, तो उस समय हम खुरपी से खरपतवारों को निकाल देते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो हो गई खरपतवार निवारण की बात। साथ ही शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें इस फसल के साथ में हम और किसी फसल को लगाकर और मुनाफा कमा सकते हैं कि नहीं? हाँ देखिए, मतलब इनकी कोई अंतर फसलें होती हैं कि नहीं? हाँ, मक्का जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है जी। तो अगर इसमें हम कोई अंता फसल लेना चाहते हैं तो वो कम पड़ने वाली होनी चाहिए। जी। जैसे हमारा बांकला है, जी। बांकला हम ले सकते हैं। और इस समय जो आपका भिंडी है, जी। भिंडी बोने का समय है, भिंडी भी ले सकते हैं। जी। अच्छा, हम खीरा भी डाल सकते हैं। अच्छा। खीरा जो है उस बेल है वो नीचे नीचे अगर पड़ जाती है तो हम खीरा भी ले सकते हैं। जी। तो इस तरीके से हम अंता फसलों में लेने से हमारा क्या होगा कि हमको एक अलग से जो है हमको आर्थिक लाभ हो जाएगा। तो हम अंता फसल भी ले सकते हैं। मतलब सर कहते हैं ना कि आम का आम और गुठलियों के भी दाम। जी जी। तो उसी हिसाब से आप मक्का लगाइए और साथ में अंतर फसल लगा के भी मुनाफा कमा सकते हैं। शुक्ला जी, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें तुड़ाई का समय क्या होता है, किस प्रकार से इसकी तुड़ाई की जाती है? देखिए, सबसे पहले जैसे ही जीवा निकलती है तो जीवा निकलने के बाद फिर भुट्टे का निर्माण शुरू हो जाता है। अब देखना ये है कि जैसे ही हमारा भुट्टा अच्छी तरीके से हमको दबाने पे ये महसूस होता है कि अब सख्त हो रहा है, तो उस समय ये समझ लीजिए वो अवस्था एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें दाना जो है थोड़ा जो दूध पड़ता है उसमें वो सख्त होने लगता है। तो जैसे ही दाना सख्त जो है हमारा ऐसा हो जाता है कि दूध सख्त हो गया और दाना अभी पका नहीं है, उसी समय हमारे भुट्टे कि हमें तुड़ाई कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। अवधेश चंद्र शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी तमाम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। स्वीट कॉर्न को सेक कर या उसको उबाल कर खाया जा सकता है। इससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जा सकते हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अच्छी मांग होने के कारण डिब्बाबंदी करके इसको निर्यात किया जाता है और अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खेती की बातों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।